जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन कोस्ट गार्ड में जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, टेक्निकल में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉ ब्रांच में जनवरी 2024 बैच के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकाली है। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में टोटल कितने पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 71 यानी कि 71। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल 5 पोस्ट रहेंगी। इसमें आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जीडी के लिए केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट कमांडेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी तीसरी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मैकेनिकल की और इस पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर आपकी चौथी पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए भी केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इस पोस्ट के लिए फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है। और यहाँ पर आपकी पांचवी पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट लो एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लो के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी पोस्ट नेम। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि असिस्टेंट कमांडेंट जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी और असिस्टेंट कमांडेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए टोटल पोस्ट है 50 और असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल पोस्ट है 20। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट लो एंट्री के लिए टोटल पोस्ट है 1। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट हो जाएंगी 71 यानी कि 71। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 25 जनवरी 2023 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 9 फरवरी 2023। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने के लिए 250 रुपए फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स का जन्म 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स का जन्म 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 के बीच होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की एज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स का जन्म 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि लो एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स का जन्म 1 जुलाई 1994 से लेकर 30 जून 2002 के बीच होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज लिमिट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा 56,100 रुपए पर मंथ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जीडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है और ये बैचलर डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे इस बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। बैचलर डिग्री होने के साथ ही साथ आपने जो 12th करी है उसमें आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और 12th में आपके कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
अब हम बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और आपके 12th में कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपके पास वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना जरूरी है, जो कि DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो ये थी आपकी असिस्टेंट कमांडेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मैकेनिकल के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टेक्निकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। और ये जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री या तो नेवल आर्किटेक्चर में हो, या फिर मैकेनिकल में हो, या फिर मरीन में हो, या फिर ये आपकी डिग्री ऑटोमोटिव में हो, या फिर मैट्रॉनिक्स में हो, या फिर ये आपकी डिग्री इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में हो, या फिर मेटलर्जी में हो, या फिर ये आपकी डिग्री डिजाइन और एरोनॉटिकल में हो, या फिर ये आपकी डिग्री एरोस्पेस में होना जरूरी है। और ध्यान रहे, ये जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है इसमें आपके कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना जरूरी है। और इस इंजीनियरिंग डिग्री के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपने जो 12th पास करी उसमें आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है और 12th में आपकी कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये थी आपकी टेक्निकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है। और ये जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, ये आपकी इंजीनियरिंग डिग्री या तो इलेक्ट्रिकल में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर ये आपकी डिग्री होनी चाहिए पावर इंजीनियरिंग में, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। ओके, यानी कि जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है इसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। और दोस्तों आपको बता दें कि इंजीनियरिंग डिग्री के साथ ही साथ आपने जो 12th पास करी है उसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और आपके 12th में कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और फाइनली बात करते हैं लो एंट्री के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लो एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है और ये जो आपकी बैचलर डिग्री है ये आपकी लॉ के अंदर होना जरूरी है और इस बैचलर डिग्री में आपके कम से कम एग्रीगेट 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 5 स्टेज में होगा। तो यहाँ पर जो आपकी पहली स्टेज है वो है आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका स्टेज फर्स्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा यह केवल असिस्टेंट कमांडेंट GD, असिस्टेंट कमांडेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल पोस्ट के लिए ही लिया जाएगा। यानी कि ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है ये लो एंट्री वालों के लिए नहीं लिया जाएगा, ये केवल GD, CPL और टेक्निकल पोस्ट के लिए लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपके टोटल 400 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके टोटल 4 नंबर का होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, यानी कि ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कितने मिनट का समय दिया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अगर बात करें मीडियम ऑफ लैंग्वेज की, यानी कि ये जो आपका पेपर आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में स्टेज फर्स्ट, जिसमें होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होता है स्टेज सेकंड, जिसमें कि होता है आपका PSB यानी कि प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपका एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं लेकिन आपको इसमें पास होना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि PSB में आपके टोटल 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका CCBT यानी कि कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, जो कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका CCBT टेस्ट होगा ये आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। यहाँ पर आपका PSB में सेकंड टेस्ट होता है PP&DT यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया आपका स्टेज 2। स्टेज 2 क्लियर करने के बाद में आपका होता है स्टेज थर्ड, जिसमें कि आपका होता है FSB यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि FSB में आपके टोटल 3 टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू।
स्टेज 3 क्लियर करने के बाद में आपका होता है स्टेज 4, और स्टेज 4 में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और फिर उसके बाद जब आप स्टेज 4 क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फाइनली होते हैं आपका स्टेज 5, जिसमें क्या होता है आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है ये आपके स्टेज 1 और स्टेज 3 के जो कंबाइंड मार्क्स आते हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें कि आपके टोटल 5 स्टेजेस में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फाइनली बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 9 फरवरी 2023। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।